अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ 9th क्लास। एक्चुअली ये आपका प्री बोर्ड पेपर है जो कि मार्च में आई थिंक आपसे लिया गया है, फेडरल बोर्ड का प्री बोर्ड पेपर। इसमें हमने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैं पिछले 6 एमसीक्यू आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे पार्ट 2 and this is full book objective paper of 9th class chemistry solved MCQs with solution। ओके, तो हमारा MCQ नंबर 7 है, यानी कि 6 MCQs हमने पहले सॉल्व किए हैं। अब हम MCQ नंबर 7 करेंगे। हमारा MCQ है द डायग्राम शोज एन आउटलाइन ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इट। अब हमने यूज़ क्या करना है, वी हैव टू शो विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। आपके पास पीरियोडिक टेबल गिवन है। पीरियोडिक टेबल में आपके पास जनरल स्केच पीरियोडिक टेबल का दिखाया गया है। ये आपके पास एस ब्लॉक, ये आपके पास पी ब्लॉक, ये आपके पास डी और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जनरल पीरियोडिक टेबल के स्केच में। इट मीन्स कि ये आपका जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू आपका लिया गया है पीरियोडिक टेबल के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 3 और 4 आपका है। इसमें आपके पास 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं। नंबर 1 इज़ डब्ल्यू, देन एक्स, एक आपके पास है वाई और दूसरा आपके पास है जी। डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी 4 एलिमेंट्स है आपके पास। अब आपने इनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि कौन सी करेक्ट है और नहीं है। सबसे पहले आप में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ गिवन है वो हैं शील्डिंग इफेक्ट, सेकंड आपके पास है आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आपके पास है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। आपने ये एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले इनके ट्रेंड्स को रिवाइज करना है। आप सबको पता होगा कि शील्डिंग इफेक्ट अलोंग ए पीरियड आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज सेम। डब्ल्यू और एक्स का शील्डिंग इफेक्ट सेम क्यों है? क्योंकि ये सेम पीरियड में लाई करेंगे। डब्ल्यू और एक्स सेम पीरियड में लाई करेंगे, इसी वजह से इनका शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन हमने कौन सी ढूंढनी है? विच इज़ नॉट करेक्ट। अब हम देखेंगे सेकंड, Z हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन Y। अब हम पहले पोजीशन देखेंगे, Z की पोजीशन और Y की पोजीशन, यानी कि आपसे 2 एलिमेंट के बारे में पूछा गया है जो कि सेम पीरियड में लाई करते हैं। आपने आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखना है अलोंग ए पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज आपके पास क्या होगा? ग्रुप में इंक्रीज करेगा, पीरियड में डिक्रीज करेगा। इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अलोंग पीरियड। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है सेम आपके पास वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर आपके पास Z की है और Y की है तो इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? Z की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आपके पास एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। Z हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी एज वेल एज हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन Y। Z has higher ionization energy than Y. This is true statement. Z has higher electron affinity than Y. This is true statement. अब हमारे पास रह गया नंबर C। इसमें लिखा हुआ है W has higher electron affinity than X। अगर हम W और X की बात करें तो W हमारे पास है फर्स्ट ग्रुप में और X हमारे पास आएगा थर्ड ग्रुप में। तो लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स एक्स हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन डब्ल्यू। लेकिन स्टेटमेंट आपके पास क्या लिखी हुई है? डब्ल्यू हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन एक्स। ये आपके पास गलत है। हमने क्या ढूंढना है? विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आप नॉट करेक्ट को पहले यहाँ पे लिख लिए रॉन्ग, ताकि आपको पता हो कि आपने जो सिलेक्ट करना है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। नॉट करेक्ट और करेक्ट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप ये भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है? यहाँ पे लिख लेना है रॉन्ग। जहाँ पे नॉट करेक्ट लिखा हो पेंसिल से उसके ऊपर लिख लेना है रॉन्ग।
फिर आप ढूंढेंगे कि इन 4 ऑप्शंस में आपके पास जो गलत वाली स्टेटमेंट है वो कौन सी है। अब ऑप्शन नंबर 1 हमने देखा है, ये आपके पास सही, सेकंड आपके पास करेक्ट और फोर्थ आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट है। इट मीन्स कि जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। ओके, इसमें हमारे पास है ऑप्शन बी, ये है आपके पास जी हैज़ हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत करवा दिया है। आपके पास जो राइट आंसर है वो क्या है आपके पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्योंकि गलत है इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। डब्ल्यू हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन एक्स। इसकी सही स्टेटमेंट क्या बनेगी, एक्स हैज़ हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन डब्ल्यू। ये आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया गया एमसीक्यू है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7। होपफुली आप सबको एमसीक्यू समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम इज शोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, प्रेडिक्ट द केमिकल फार्मूला ऑफ द रिजल्टिंग कंपाउंड। हम सबको पता है कि मैग्नीशियम में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 24 या 12। आपके पास मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 24 इसका मैस नंबर है, 24 इसका मैस नंबर है, तो इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 12 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स मैग्नीशियम आपके पास क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हमारे पास हमेशा बनाएगा Mg और इस पे चार्ज आएगा प्लस और 2। ये आप देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स है और थर्ड में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है और एक ये है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं, अपने आप को स्टेबल करना है, इस पे +2 चार्ज आएगा इस तरह से। क्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन आपका बनाएगा Cl-1 चार्ज। तो इसलिए एक मैग्नीशियम इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा और एक मैग्नीशियम इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन कनेक्टेड होंगे, तो हमारे पास सही ऑप्शन बनेगा MgCl2। MgCl2 अगर आपको स्ट्रक्चर से समझ नहीं आता तो इसे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम पे हमेशा +2 चार्ज आता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, जबकि क्लोरीन पे -1 चार्ज आता है क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और केमिकल फार्मूला लिखने का क्या तरीका है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्लोरीन की सबस्क्रिप्ट में आएगी और क्लोरीन की वैलेंसी मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में आएगी। तो इसमें हमारे पास मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा, Mg1, ये नीचे Mg1 और साथ में क्लोरीन के साथ हमारे पास क्या आएगा, Cl2। तो अमूमन हम 1 नहीं लिखते तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। और MgCl2 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो MgCl2 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट ट्रू फॉर डायमंड एंड ग्रेफाइट। नंबर 1 तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायमंड एंड ग्रेफाइट जो आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। यानी कि डायमंड में भी आपके पास कार्बन एटम होंगे और ग्रेफाइट में भी आपके पास कार्बन एटम होंगे। डिफरेंस सिर्फ कहाँ पे होगा, इनकी अरेंजमेंट में होगा। अब इन्होंने पूछा विच इज़ नॉट ट्रू, इट मीन्स दैट कि जो आपके पास गलत ऑप्शन होगा हमने वो ढूंढना है। बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ये आपके पास बिल्कुल सही ऑप्शन है, दोनों कार्बन के एलोट्रोप हैं। नेक्स्ट आपके पास है इन ग्रेफाइट एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रेस। अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखें ग्रेफाइट का तो उसमें आपके पास हेक्सागोनल शीट्स बनेगी। ये कुछ इस तरह से हेक्सागोनल शीट आपके पास बनेगी। ये आपके पास है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हर आप कार्बन एटम
हेक्सागोनल शीट में कंबाइन होगा और एक कार्बन एटम अपने अलावा 3 और कार्बन एटम से कनेक्टेड होगा। ये एक सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन डायमंड एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल लेयर्स। जब आप डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो डायमंड का स्ट्रक्चर आपके पास किस फॉर्म में आएगा? डायमंड का स्ट्रक्चर आपके पास आएगा टेट्राहीड्रल फॉर्म में। और टेट्राहीड्रल फॉर्म किस तरह की होगी आपके पास? कुछ इस तरह की होगी, जिसमें आप डॉटेड फॉर्म में ये स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। ये आपके पास है टेट्राहीड्रल फॉर्म। ये हमारे पास है डायमंड का स्ट्रक्चर और ये हमारे पास है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होना चाहिए। अगर ग्रेफाइट में आपके पास हेक्सागोनल रेज हैं, इट मीन्स कि आपके पास डायमंड में कभी भी हेक्सागोनल शीट या अरेज नहीं होंगी। ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये आपके पास रॉन्ग स्टेटमेंट है। इट मीन्स दिस इज़ योर राइट आंसर। लेकिन इसके अलावा हम फोर्थ ऑप्शन भी ज़रूर देखेंगे कि वो हमारे पास सही है या गलत है। ये हमारे पास है राइट आंसर। अगर यहाँ पे लिखा होता डायमंड्स आर अरेंज्ड इन ए लेयर्स ऑफ, नॉट इन लेयर्स बट इन टेट्राहेड्रल फॉर्म्स कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राहीड्रॉन्स, तो वो आपके पास राइट ऑप्शन होता। लेकिन इस वक्त हमारे पास राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन क्या है? डायमंड इज द नॉन हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये आपकी बुक में मेंशन है कि अब तक जितने भी सब्सटेंस रिपोर्टेड हैं, डायमंड उसमें से हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ये क्यों है? ये अपने कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर की वजह से, कॉम्पैक्ट और टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ये हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है, क्योंकि इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होने की वजह से ये हमारे पास टाइटली पैक्ड है और हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है दैट इज इन डायमंड एटम्स आर अरेंज्ड इन लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल अरेज। अगर ये राइट होता तो ये किस तरह लिखा होता? इन डायमंड एटम्स आर अरेंज्ड इन टेट्राहीड्रल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें हमारे पास है प्लम्बम ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड। जब रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड से तो हमारे पास बना है लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑप्शन देखने से पहले इसका आसान हल ये है, आप ये देखें कि इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड है। इट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इस रिएक्शन में कहीं पे भी हाइड्रोजन गिवन नहीं है, तो आप इस पॉइंट को स्किप कर देंगे, आप ऑक्सीजन वाले को फोकस करेंगे। अब देखें ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। उसमें क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में। ये उसकी हुई है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हमने क्या देखना है? आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हमेशा खुद को रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है आपके पास? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कि आप ऑक्सीजन को लॉस कर देंगे। प्लम्बम ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लॉस हो गया और आपके पास क्या रह गया? सिर्फ लेड रह गया। इसकी क्या हुई है? रिडक्शन। अब हमने देखना है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी खुद की रिडक्शन हुई है वो आपके पास एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। अब किसकी रिडक्शन हुई है? प्लम्बम ऑक्साइड यानी कि लेड ऑक्साइड की। सो लेड ऑक्साइड इज एक्टिंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा इसका ट्रू आंसर होगा प्लम्बम ऑक्साइड, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपसे ये पूछा जा सकता है आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा? इसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ है। तो तब इसका आंसर होना था कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वाइल lead oxide is acting as a oxidizing agent। आपको इन MCQ को सॉल्व करने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है।
ये चैप्टर नंबर 8 या आई थिंक चैप्टर नंबर 7 का आपका क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका 9th क्लास में। उसे आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना, ख़ास तौर पे उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कंसेप्ट को। सिर्फ ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इस तरह के ऑब्जेक्टिव आपसे बार बार पूछी जाएगी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसी टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बना सकूं। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। When a concentrated aqueous solution of NaCl is electrolyzed in Nelson cell, X and Y gases are released. Identify the correct option for X and Y. आपके पेपर में इस तरह की डायग्राम दी गई थी। आपके पास पूछा गया था कि X पे और Y पे कौन सी गैस रिलीज होगी। अब नंबर 1 तो आपने ये याद रखना है कि आपने देखना है कि जो X है वो कहाँ से एंटर हो रहा है और Y किस जगह से एंटर हो रहा है। अगर आप इसमें देखें तो ये आपके पास क्या है, कैथोड है। कैथोड से पहले आपने ये देखना है कि आपके पास है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन मीन्स आपके पास इसमें वाटर भी ऐड है, ठीक है। अब वाटर ऐड होने का क्या मतलब है, आपके पास इसमें हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, आपके पास इसमें ऑक्सीजन गैस बन सकती है, आपके पास इसमें क्लोरीन गैस बन सकती है, और आपके पास सोडियम मेटल बन सकता है। तो अब आपने क्या करना है कि क्वेश्चन आपके पास है एक्स पे कौन सी गैस रिलीज होगी और वाई पे कौन सी गैस रिलीज होगी। अब हमें पता है कि Na सोडियम के फॉर्म में निकलेगा, यानी कि NaCl आपने यहाँ पे यूटिलाइज की है, सेचूरेटेड NaCl का सोल्यूशन है। NaOH आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने ये बताना है कि कौन सी गैस कहाँ पे रिलीज होगी। नंबर 1 तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि नेल्सन सेल में आपके पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और दूसरा आपके पास क्लोरीन गैस रिलीज होगी। इसके अलावा सोडियम और हाइड्रोक्साइड मिलके NaOH बना देंगे। अब हमने देखना है कि सोडियम गैस का हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज होगी और क्लोरीन गैस कहाँ से रिलीज होगी। जब आप X को देखेंगे, आप ये देखें, आपके पास ये है एनोड। अब ये एनोड का पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज एनोड पोर्शन, और एनोड से ही आपका एक आउटलेट निकल रहा है और इस आउटलेट का नाम है वाई। एनोड पे हमेशा कौन से आपके पास एटम या आइंस आएंगे, पॉजिटिव आइंस आएंगे। एनोड के पास आप हमेशा नेगेटिव आइंस आएंगे, और नेगेटिव आइन आपके पास इस वक्त कौन सा है, क्लोरीन है। क्लोरीन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। जब ये एनोड की तरफ जाएगा तो ये एनोड पे ही जाके खुद को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करेगा और क्लोरीन गैस को रिलीज करेगा वाई पे। अब एक्स आपके पास कहाँ से आ रहा है, एक्स आपके पास आ रहा है कैथोड से। अब ये आपके पास जब एनोड है तो बाहर वाला पोर्शन आपके पास क्या है, कैथोड है। तो कैथोड के पास ये वाला सारा पोर्शन आपके पास परफोरेटेड कैथोड है, और ये कैथोड से ही आपका जो आउटलेट है वो क्या निकल रहा है, एक्स निकल रहा है। अब मैं हाईलाइट करके आपको बताती हूँ कि ये सारा पोर्शन कैथोड है, और कैथोड से ये आपके पास आउटलेट निकला है जिसे हमने हाईलाइट किया है एक्स। अब कैथोड पे हमेशा पॉजिटिव आइंस आएंगे, और पॉजिटिव आइन आपके पास इस वक्त क्या होगा, हाइड्रोजन आइन। और हाइड्रोजन आइन जब इसकी तरफ आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे। कैथोड पे हमेशा क्या होगी, रिडक्शन होगी, तो ये खुद को रिड्यूस करेंगे और यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज करेंगे, H2। अब X पे हमारे पास कौन सी गैस आएगी, H2, और Y पे हमारे पास कौन सी गैस आएगी, Cl2। सो इट मीन्स हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन ऑन एक्स एंड क्लोरीन ऑन वाई। इट मीन्स हाइड्रोजन ऑन आपके पास कहाँ पे आएगी, इट मीन्स हाइड्रोजन ऑन कैथोड एंड क्लोरीन गैस ऑन एनोड। क्लोरीन गैस आपके पास एनोड पे आएगी, क्योंकि क्लोरीन गैस नेगेटिव आयन से बनेगी, और नेगेटिव आयन आपके पास एनोड की तरफ जाएगा, और सेंटर में हमारे पास एनोड है, वहाँ से आउटलेट निकल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया है।
इसके अलावा इसको याद करने का एक और तरीका भी है कि आपके जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल गिवन है चैप्टर नंबर 7 में, नेल्सन सेल, डाउन सेल, आपने इंटरनेट पे जाके उनकी डायग्राम निकालनी है। जब आप इंटरनेट पे जाके डायग्राम को सर्च करेंगे तो बहुत सारी डायग्राम्स आएंगी। जैसे अगर आप नेल्सन सेल लिखेंगे तो नंबर 1 जो डायग्राम आएगी वो ये वाली है। उसमें आपने चेक करना है कि क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। लेट्स सपोज इसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेल्सन सेल में अगर मैं NaCl को रिमूव कर दूं यहाँ पे और यहाँ पे लिखूं कि इस इनलेट यानी कि X पे मेरा जो इनपुट है वो क्या होगा, यानी कि मेरा जो प्रिकर्सर है जिसको मैं एज ए रिएक्टेंट यूज़ करी वो कौन सा मीडियम है, NaCl, NaH2O क्या है, NaOH है। तो इसका आंसर होगा NaCl। ठीक है, तो आपने अपने सारे सेल की डायग्राम्स को वहाँ से एक नज़र देख लेना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। होपफुली आप सबको समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट MCQ है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोडियम एज ए मेटल। नंबर 1, इट इज़ हार्ड मेटल लाइक आयरन। सोडियम आपके पास हार्ड मेटल है? नो, सोडियम इज़ ए सॉफ्ट मेटल। सोडियम को आप एक जार में रखेंगे और जार में आप स्पैचुला की मदद से सोडियम को स्क्रैच कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप लेयर्स की फॉर्म में उतार सकते हैं। दिस इज़ नॉट लाइक आयरन, ये आयरन की तरह नहीं है। आयरन को आप कभी भी स्क्रैच नहीं कर सकते। आयरन इज़ ए हार्ड मेटल, सोडियम इज़ ए सॉफ्ट मेटल, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। नेक्स्ट आपके पास है, एटम्स आर टाइटली पैक्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। सोडियम का जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 11 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें 3 शेल हैं और 3 शेल में भी जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन डी में है, इट हैज़ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ये आपके पास गलत है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अगर आपके पास 6-7 इलेक्ट्रॉन हो तो तब आप ये कह सकते हैं कि देयर आर मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, जैसे कि क्लोरीन में होते हैं। लेकिन सोडियम में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो इसे आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि इसके वैलेंस शेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए ये भी आपके पास गलत है। इट हैज़ वीक मेटेलिक बॉन्ड, ये भी आपके पास गलत है। सोडियम में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, क्यों होगी स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड? एक तो इसका स्ट्रक्चर स्मॉल है, स्ट्रक्चर स्मॉल होने की वजह से इसमें जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा या उसका एक हमारे पास लूप बना लेगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की, या हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज की। तो उसका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है सोडियम का। नेक्स्ट हमारे पास है, एटम्स आर टाइटली पैक्ड ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। एटम्स हमारे पास टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड होने का क्या मतलब है? अगर वो टाइटली पैक्ड होंगे तो टाइटली पैक्ड होके उनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो भी आपके पास स्ट्रॉन्ग होगा। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इसमें टाइटली पैक्ड हैं ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो गलत है क्योंकि ये एक सॉफ्ट मेटल है। ऑप्शन सी किस लिए गलत है? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड रखता है। ऑप्शन डी किस लिए गलत है? क्योंकि इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। होपफुली आपको आज की वीडियो में सारे MCQ समझ आ गए होंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी चैप्टर को आप रिवाइज करना चाहते हैं तो वो आप इस चैनल के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा या मुझे इसमें क्या और चीज़ ऐड करनी चाहिए या आपके ख़्याल में कोई MCQ गलत है या कोई डिस्कशन आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी चैप्टर वाइज वीडियोस बने वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसका। इसके नेक्स्ट हमारा प्लान है कि आपके 9th क्लास के 8 चैप्टर्स हैं, तो इस हर चैप्टर की एक सम अप वीडियो हो, यानी कि एक लेक्चर में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू हो। जब आप उस वीडियो को देखें या उस लेक्चर को सुने तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए और एक वीडियो आपकी
उसकी एक्सरसाइज पे हो, क्योंकि एक्सरसाइज में स्टिल अभी तक कन्फ्यूजन है। एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं लेकिन अभी तक कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स के, उन्हें समझ नहीं आता एक्सरसाइज का कौन सा ऑप्शन सही था। तो आप मेरे साथ रहें, इससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आपकी केमिस्ट्री की एटलीस्ट तैयारी अच्छी हो जाएगी और बोर्ड में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। इसके अलावा फर्दर कोई भी सजेशन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्पेशली योर मदर। अपनी मदर्स का ख्याल रखें, उनकी दुआएं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, इतनी ज़्यादा मेहनत करें कि जितनी आप कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। हैव a successful life. Success of my students is actually my success. Thank you so much, dear students.